हेलो, मैं नम्रता। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। इस कोविड में आप अपने आप को सेफ रखेंगे और अपने परिवार वालों को भी। तो चलिए घर बैठे कुछ लिटरेचर पढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चौसर। चौसर का लॉन्ग आंसर एमए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में बहुत ही पूछा जाता है पेपर में, तो ये मस्ट है। कोई ना कोई आंसर तो चौसर से दे ही देता है उठा के, कुछ ना क्वेश्चन बना के। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पूछा जाता है, तो आज हम लॉन्ग तैयार करेंगे जिससे हमारा शॉर्ट भी तैयार हो जाए। तो हम इसे द प्रोलॉग टू कंट्रोवर्सी टेल से रिलेट करके पढ़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन है वो दोनों तरह से आता है, या द प्रोलॉग कंट्रोवर्सी टेल से आ जाएगा या चौसर से आ जाएगा, लेकिन लिखना तो वही होता है। तो हम एक ऐसे ग्राफ पढ़ेंगे, मतलब पूरा लेके पढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन 3-4 तरह से किसी भी तरह से पूछा जाए तो हमें ये रहे कि हाँ हम लिख लेंगे। तो चलिए चौसर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, एज ए इंट्रो जान लेते हैं। तो जो चौसर का जो बर्थ या जन्म था वो लंदन में हुआ था सन 1340 ईस्वी में। 1340 में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता जो थे वो एक शराब के व्यापारी थे। तो इनके फादर जो थे एक व्यापारी थे और मर्चेंट थे। और ये 17 वर्ष की अवस्था में इन्होंने इंग्लैंड के राजा एडवर्ड थर्ड के जो बेटे थे अल्टर के अर्ल, उनके परिवार में नौकरी कर ली थी। इसीलिए इन्हें राज दरबारी का भी कहा जाता है। और ये जो कोर्ट का करप्शन है ये एक्सपोज भी नहीं करते हैं, और इसकी झलक इनकी कविता में मिलती है। तो ये चीज़ हमने देख लिया। और फिर 2 साल बाद इन्होंने नौकरी के 2 साल बाद ही इन्हें 100 ईयर्स वार में जाना पड़ा। ये 100 ईयर वार में भी अपनी सहभागिता दिए हुए हैं। तो ये हम थोड़ा सा जान ले चौसर के बारे में। अब हम मेन लॉन्ग आंसर पे आते हैं, जिसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हमें लिखना होता है। एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो चौसर का है वो हमारे में सिर्फ प्रोलॉग लगा है। तो सिर्फ प्रोलॉग, ये नहीं कि पूरा आप इधर उधर का पढ़ लीजिए। और जो है हमारे में मेन प्रोलॉग, मतलब प्रस्तावना बस लगी है, पूरी बुक नहीं लगी है। तो आपको माइंडसेट ऐसा बना के चलना, अगर स्कोर लेना है, स्कोरिंग अभी तो फिलहाल हम अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो हमें स्कोरिंग करनी है अच्छी खासी, और अच्छा खासा नॉलेज लेना है। तो अगर स्कोरिंग की दृष्टि से देखें तो चौसर का प्रोलॉग हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि इधर उधर की चीज़ें पढ़ लें और प्रोलॉग का जो मेन है वो पढ़ें ही नहीं। तो इससे क्या होगा, नॉलेज तो हो जाएगी आपको, लेकिन जो आपका स्कोर है वो अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन देगा वो प्रोलॉग को ही देखते हुए देगा। तो पूरी बुक नहीं लगी है, सिर्फ प्रोलॉग लगी है, ये ध्यान देना है। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया, हर यूनिवर्सिटी से लगभग आया है, चौसर्स ह्यूमर, आयरोनी एंड सटायर। ये शॉर्ट में भी आया है और लॉन्ग में भी आया है। तो इसका भी कंट्रीब्यूशन लेते हुए एक चौसर का होल लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, जिससे हम कोई भी क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो देखते हैं चौसर को फिर। चौसर वाज वन ऑफ द ग्रेट पोएट ऑफ 14th सेंचुरी। एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स लिखा हुआ है ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। फिर भी अगर कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चौसर वाज वन ऑफ द ग्रेट पोएट ऑफ द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी नोन एज द चौसरियन एज। 14th सेंचुरी को चौसरियन एज के नाम से जाना जाता है, देख लिया आपने। ही वाज ए ग्रेट पेंटर, मतलब ये उस समय, इसका मतलब ये है कि ये उस समय का जो था वो सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। तो ही वाज ए ग्रेट पेंटर ऑफ करेक्टर, तो कैरेक्टर के माध्यम से ये सब कुछ बताने की कोशिश करते थे। उस समय की चीज़ें, उस समय का क्या था, सब कुछ ये सब कुछ बताते थे। तो ये देखते हैं, ही वॉज ए ग्रेट पेंटर। ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इन्हें जो है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है इनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है, तो इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। हिज ह्यूमर वाज लाइट एंड रिफ्रेशिंग। ही डिस्क्राइब ह्यूमर ब्यूटीफुली, मतलब इनका ह्यूमर जो है, जो पढ़ने में मज़ा आता है, हमको अच्छा लगता है, इतना हार्श नहीं है, एकदम लाइट और रिफ्रेशिंग है। तो हिज ह्यूमर वाज लाइट एंड रिफ्रेशिंग। ही डिस्क्राइब ह्यूमर ब्यूटीफुली। ही ग्रेटेस्ट ह्यूमरिस्टिक इन इंग्लिश लिटरेचर। द प्रोलॉग कैंटरबरी टेल्स। अब हम लोग तुरंत रिलेट कर देंगे इसको प्रोलॉग कैंटरबरी टेल्स से, क्योंकि अगर क्वेश्चन कैंटरबरी टेल्स का भी पूछा जाए तो हम लिख सकें। द प्रोलॉग कैंटरबरी टेल्स इज़ द रिच ह्यूमर, मतलब जो कैंटरबरी टेल है उसमें ह्यूमर अच्छा खासा हमें देखने को मिल जाता है। और आप भी देखेंगे कि उसके कैरेक्टर में अच्छा खासा ह्यूमर है। और कैसे मिलता है, कैरेक्टर से देखने को मिलता है। स्पीच, सिचुएशन, एक्शन, मतलब जो कैरेक्टर उसमें है उनके बोलने से, उनकी जो सिचुएशन है, उनका जो एक्शन है, इन सब से हमें अच्छा खासा ह्यूमर देखने को मिल जाता है। वी कैन फाइंड फाइन पीस ऑफ ह्यूमर इज़ ऑल ऑफ लिटरेरी वर्क, मतलब ये इनके सारे जो भी इनके साहित्यिक कार्य हैं उसमें हमें इनका ह्यूमर देखने को मिल जाएगा। फाइन पीसेस, कहीं जो थोड़ा ह्यूमर है, कहीं ज़्यादा है, बट है ज़रूर। रोमांस ऑफ द रोर, इनका कुछ वर्क बता दिया गया यहाँ। रोमांस ऑफ द रोर, द हाउस ऑफ द फ्रेम,
रोमांस ऑफ द रोड एंड द हाउस ऑफ द फ्रेम, इनके कुछ ऐसे वर्क हैं जिसमें इनका ह्यूमर देखने को मिलता है। बट द प्रोलॉग इन द कैंटरबरी टेल्स चौसर ह्यूमर रीच रिपनेंस, हिज ह्यूमर इज़ नॉट हियर एंड देयर बट एवरीवेयर। पर जो इनका जो मतलब मास्टरपीस जिसको कहा जाता है कैंटरबरी टेल्स, उसमें इनका ह्यूमर इधर उधर नहीं है बल्कि सारी जगह है। ऐसा नहीं कह सकते कि बस इस पार्ट में उस पार्ट में, नहीं, पूरे इनके पूरे उसमें वर्क में ह्यूमर है। चौसर इंट्रोड्यूस द ह्यूमर विद द हेल्प ऑफ दीज कैरेक्टर, मतलब बता रहे हैं कि जो चौसर ने ह्यूमर इंट्रोड्यूस करवाया है वो ऐसे कैरेक्टर से करवाया है, जैसे द नाइट, द वाइफ बाथ। वाइफ बाथ तो बहुत ही ह्यूमरिस्टिक करेक्टर है, उसने 5 मैरिज की थी, तो इससे बहुत बड़ा ह्यूमर आता है देखने से। ही एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द सोसाइटी, हिज ह्यूमर पोर्ट्रेड अमोन, वो अपने कैरेक्टर से सोसाइटी की वीकनेस दिखाते हैं, कमजोरी दिखाते हैं कि उस समय की सोसाइटी कैसे थी। एक चीज़ ध्यान रखता है, ये सोसाइटी को तो दिखाते हैं पर ये कोर्ट का करप्शन नहीं दिखाते हैं, कोर्ट और चर्च का करप्शन नहीं दिखाते। हिज कैरेक्टर आर द मास्टर पीस ऑफ द सटायर ऑल्सो, इनके जो कैरेक्टर में वो सटायर भी बहुत अच्छे से मिलता है। एज मिलर, मिलर को जैसे देख लेते हैं, हैज़ लार्ग नोज एंड लार्ग फेस, मिलर का जो लार्ग नोज था, लंबी नाक, नोस्ट्राइल उसकी बहुत लार्ग थी, और लार्ग फेस, जो फेस लार्ग था, इससे हमें ह्यूमर अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। एज वाइफ बात, मैरिड 5 टाइम्स, ऐसे वाइफ बात थी, उसने 5 बार मैरिज की थी, जिससे अच्छा खासा हमें सटायर और ह्यूमर का मिक्सअप मिलता है देखने को। द प्रोलॉग पिक्चर गैलरी ऑफ 14 से ही यूज 2 टाइप ऑफ करेक्टर, मतलब जो चौसर थे वो 2 प्रकार के कैरेक्टर यूज़ करते थे, करप्ट एंड जेंटल। वो तो आपको पता है, अभी भी 2 प्रकार के पीपल होते हैं, करप्ट होते हैं और जेंटल होते हैं, तो ऐसे भी उस टाइम में भी 2 तरह के पीपल यूज़ उन्होंने किया अपनी बुक्स में। वो इसलिए क्योंकि वो उस समय की पिक्चर गैलरी दिखा रहे थे, उस समय का पिक्चर दिखा रहे थे, तो 2 तरह के पीपल यूज़ किए, एक करप्ट और जेंटल। द सोसाइटी ऑफ 14th सेंचुरी इज़ वेरी करप्ट, द पोएट डिस्क्राइब द करप्शन ऑफ हिज टाइम, उन्होंने सोसाइटी का करप्शन डिस्क्राइब किया है, पर फिर मैं कहती हूँ उन्होंने कोर्ट और चर्च का करप्शन नहीं डिस्क्राइब किया है, क्योंकि वो एक दरबारी कवि थे। इन ए रिफ्रेशिंग ह्यूमर वे, उन्होंने जो लोगों की बुराइयाँ दिखाई हैं वो बहुत ही रिफ्रेशिंग तरीके से दिखाई हैं, व्यंग्यात्मक तो दिखाई हैं, बट ये नहीं हार्श नहीं है कि किसी को बुरा लगे, बहुत ही लाइट वेट में दिखाई है। द सटायर इज़ ए आर्म ऑफ चौसर, देखिए फिर से कहा जा रहा है जो सटायर है वो चौसर का आर्म है, मतलब चौसर की भुजाएं, मतलब भुजा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो चौसर सटायर भी बहुत यूज़ करते हैं। विच वी गिव्स डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी करेक्टर, और हमें हर करेक्टर में ये देखने को मिल जाता है। द मोंक हु डिड नॉट फॉलो एनी रूल, ऐसे एक कैरेक्टर इनका मोंक है जो कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता था। ही वांट टू बिकेम ए गुड हॉर्स राइटर, ही डिड नॉट रीड रिलीजियस बुक, वो एक अच्छा घुड़सवार बनना चाहता था और वो कोई भी रिलीजियस बुक नहीं पढ़ता था, कोई भी धार्मिक बुक नहीं पढ़ता था। ही वॉज वेरी फैशनेबल मैन, वो बहुत ही फैशनेबल मैन था, मतलब बहुत फैंसी था, जैसे आजकल सब होते हैं। आयरोनी, अब आयरोनी भी आ गया, क्योंकि कितनी चीज़ अपने उसमें डाले हुए हैं, ह्यूमर भी ले लिया, सटायर भी ले लिया, आयरोनी भी ले लिया, उसमें की पिक्चर गैलरी भी ले लिया, इसीलिए इनका कंट्रीब्यूशन बहुत है लिटरेचर में। आयरोनी इज़ द मोस्ट डिलाइटफुल एस्पेक्ट ऑफ चौसर ह्यूमर, चौसर यूज़ आयरोनी एवरीवेयर, इन्होंने आयरोनी भी एवरीवेयर यूज़ किया। मतलब आयरोनी क्या होती है वो तो मैं किसी और दिन एक्सप्लेन करूँगी, पर अभी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, जो हम सोचते हैं उसका उल्टा हो जाता है, जो हम करते हैं उसका उल्टा हो जाता है। आयरोनी ऑफ कंडीशंस भी होती है कई जगह। इट इज़ बिग वेपन ऑफ चौसर, मतलब ये चौसर का हथियार था, आयरोनी जो थी वो चौसर की हथियार थे, चौसर की वर्क्स में हमें बहुत मिलते हैं। इन द प्रोलॉग चौसर यूज़ आयरोनी सो मैनी करेक्टर, अब ये बता दिया कि प्रोलॉग में चौसर ने ये आयरोनी यूज़ किया बहुत सारे करेक्टर के साथ। द स्क्वायर द समर, इसमें 2 करेक्टर बता दिया, द स्क्वायर एंड द समर है। वी कैन सी चौसर वाज फादर ऑफ ह्यूमर एंड सटायर इंग्लिश लिटरेचर, तो हम कह सकते हैं कि इनका ह्यूमर इतना लाइट और रिफ्रेशिंग है, तो सटायर इतना अच्छा है, हर जगह यूज़ किया है, तो चौसर जो है वो ह्यूमर एंड सटायर के फादर है इंग्लिश लिटरेचर में। वी कैन ही फाउंड इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम इन डायलेक्ट बट लेफ्ट इन ए फिनिश लैंग्वेज, वी कैन से यहाँ से होना चाहिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि चौसर ने जब इंग्लिश लैंग्वेज चौसर को मिली, जब चौसर ने वर्क स्टार्ट किया अपना, तो वो जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो एक बोली के रूप में पाई, पर जब इन्होंने छोड़ा, मतलब इनका कंट्रीब्यूशन सोचिए कितना महान रहा होगा कि जब इन्होंने छोड़ा तो ये परफेक्ट लैंग्वेज बन चुकी थी। विकास, ही इज़ नॉट मेकर ऑफ लैंग्वेज, ये कोई लैंग्वेज इन्होंने बनाया नहीं है, बट ही एडेड मैनी फ्रेजेस न्यू फ्रेजेड वर्ड ऑफ इंग्लिश, पर इन्होंने बहुत कुछ नए फ्रेजेस ऐड किए हैं इंग्लिश में, जिससे जब इन्होंने इंग्लिश छोड़ा तो ये एक परफेक्ट लैंग्वेज बन चुकी थी। चौसर कंट्रीब्यूशन इंग्लिश लिटरेचर सो मच, बहुत ज़्यादा योगदान है इनका इंग्लिश लिटरेचर में। चौसर गिव्स ए 7 लाइन स्टैंजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी शॉर्ट्स में भी पूछ देता है, हाईलाइटेड पॉइंट है। चौसर गिव्स ए 7 लाइन स्टैंजा विच कॉल्ड चौसरियन स्टैंजा, इसको राइम रोल स्टैंजा भी कहते हैं, चौसरियन स्टैंजा भी कहते हैं। अब ये देख लेते हैं चौसरियन स्टैंजा क्या होता है। The Chaucerian stanza is a stanza of 7 iambic pentameter lines. In this stanza, the first line rhymes with the third, the second with the fourth and fifth, and the last 2 line rhyme together. समझ गए?
The Chaucerian stanza is the stanza 7 iambic pentameter line. 7 iambic pentameter होती है. In this stanza the first line rhymes with the third. First जो line होती है वो third के साथ rhyme करती है. The second with the fourth. Second line fourth के साथ rhyme करती है. The fifth and the last two line rhyme together. और जो fifth और last two line होती है वो साथ में rhyme करती है. Thus forming a couplet. तो ये बनाते हैं कपलेट. इन दिस स्टैंजा 2 कपलेट एंड 1 क्वार्टेन. द राइम स्कीम. इनकी राइम स्कीम क्या है? ए बी बी सी सी. A B A B B C C. It's also called rhyme roll stanza. It's also called rhyme roll stanza. अब देखिए क्रिटिकल थोड़ा सा आ गया. मैं इससे क्या होता है, नंबर स्कोरिंग होते हैं जब हम कुछ क्रिटिकल ला के लिखते हैं. इससे लगता है एग्जामिनर को हाँ कि इस बंदे को नॉलेज है, इस बंदी को नॉलेज है. मैथ्यू आर्नोल्ड कॉल्ड हिम फादर ऑफ पोएट्री. मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्या कहा इन्हें? फादर ऑफ पोएट्री कहा है. मैथ्यू आर्नोल्ड ने इन्हें फादर ऑफ पोएट्री कहा है. हिज लिटरेचर करियर डिवाइड 3 पार्ट्स, फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश. इनके लिटरेचर करियर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रेंच, लैटिन और इंग्लिश. फर्स्ट मेजर पोएम द बुक ऑफ डचेस. इनका फर्स्ट वर्क याद कर लेते हैं, द बुक ऑफ डचेस. और मास्टरपीस द कैंटरबरी टेल्स. तो यहाँ हमने लॉन्ग आंसर के थ्रू मतलब देखा कि कैसे लॉन्ग आंसर हम लिख सकते हैं बहुत इजी वे में, बहुत मतलब एकदम इजी लैंग्वेज यूज़ करके लिख सकते हैं. क्योंकि आप जितना ही कठिन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हार्ड वर्क यूज़ करते हैं और जैसे कि स्पेलिंग बहुत सारी इधर उधर की यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है आप खुद कन्फ्यूज होते हैं और आपके लिखने में जितनी स्पेलिंग गलत होती है उतना ही एग्जामिनर नंबर कट करता है. क्योंकि उसको भी पता है कि आपने जो लिखा है वो आप कुछ उससे सेटिस्फाई नहीं है, बस आपने लिख दिया है. तो एकदम इजी लैंग्वेज में एकदम अच्छे से लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि सामने वाले जो चेक करे उसे भी समझ में आए और हमें भी कोई डाउट ना रहे. तो आपने देख लिया. आप चाहे तो इसका नोट्स खुद बना सकते हैं, ये बहुत ही ईजी वे में लिखा है. अब मुझसे नोट्स चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा. तो ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे सारे कैरेक्टर की. जैसे द नाइट का देख लेंगे, द वाइफ बात का देख लेंगे, मिलर का देख लेंगे. ऐसे जो जो इंपॉर्टेंट करने जिसका शॉर्ट में पूछा जाता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि नाइट का पूरा मतलब एक्सप्लेन करो, द कैरेक्टर ऑफ नाइट. तो हम पूरा नाइट का देख लेंगे कि वो योद्धा था, वो कैंटरबरी टेल से लिया गया, वो कहाँ से आया, तो ये सब देख लेंगे. फिर वाइफ ऑफ बात का देख लेंगे. इस तरह हम देखते हुए चलेंगे और आगे बढ़ेंगे. चौसर का जितना भी लॉन्ग और शॉर्ट आंसर आता है उसे ख़त्म करते चलेंगे. तो ठीक है, लेट्स बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.